देखिए, जो एविडेंस में आपका जो पढ़ाया जा रहा था, एक तो लीडिंग क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका टिप्पणी में पूछा जाता है। फिर आपका मुख्य परीक्षा बताया गया था, फिर आपका प्रति परीक्षा भी हम बता चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन अगली धाराओं से आते हैं, इधर ही आगे मैंने इधर से ही बढ़ना है आगे। जो क्वेश्चन देखिए एविडेंस में भाई फिर एक बार बताया जाए, आपका बहुत कम ही ऐसी धाराएं हैं जो आपको छोड़नी है पढ़ते समय। अब ये ना सोचिएगा कि छाट छाट के पढ़ना है, यानी कि बहुत मेंस में कम ही धाराएं हैं, प्री में भी छोड़ा नहीं जाता कुछ। तो मेंस में भी आपका लगभग हर एक धारा से इस समय क्वेश्चन बन रहा है। और जो लास्ट की धाराएं हैं, जैसे 159 हो गया, 162 हो गया, 165 हो गया, 167 हो गया, इस पर भी मैं वर्तमान में देख रहा हूं कि चाहे उत्तराखंड या यूपी हो, लास्ट की धाराओं से भी क्वेश्चन बना दे रहा है। तो अगला आपका क्वेश्चन ये बनता है, आपका समस्या बनती है। समस्या आपका ये बनी है आपका कि समस्या ये बनी है कि अगर कोई अधिवक्ता किसी साक्षी से युक्त युक्त आधारों के बिना कोई क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या कर सकता है। ये आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका वर्तमान समय में समस्यात्मक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, इस समस्या का पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। इस समस्या का जो आप जवाब देंगे वह 150 से देंगे, यानी कि धारा 150 से। बस आपका 10 लाइन लिखना है। यदि कोई अधिवक्ता किसी आपका गवाह से यानी कि किसी साक्षी से युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछता है, तो न्यायालय की क्या प्रक्रिया होगी, अर्थात न्यायालय क्या कर सकता है। इस बारे में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 150 में किया गया है। तो पहला सेक्शन आपका गलत न हो, बिना उचित आधार के क्वेश्चन पूछने पर न्यायालय क्या कर सकता है। तो सेक्शन याद रखिएगा कौन सा, आपका 150। फिर 150 लिखेंगे क्या कर सकता है, देखिए, युक्त युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। तो स्पष्ट लिखा है, यदि न्यायालय की यह राय हो कि कोई प्रश्न युक्त युक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों को उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग के अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, बेयर एक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अधिवक्ता, प्लीडर इत्यादि बिना किसी उचित आधार के किसी विटनेस से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो न्यायालय इसकी रिपोर्ट निम्नलिखित दो प्राधिकारियों को या निम्नलिखित दो माने प्राधिकारियों को भेज सकेगा। अब फर्स्ट आपका हो गया कि ऐसे उच्च न्यायालय को भेज सकेगा जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय हैं, यानी कि किसको लिखकर भेज सकेगा, पहला हाई कोर्ट, और दूसरा किसको भेजेगा तो पेशे में या वृत्ति में या प्रोफेशन में जिस प्राधिकारी के अधीन वकील साहब हैं, तो किस प्राधिकारी के अधीन है, तो आपका जवाब रहेगा बार काउंसिल के अधीन है। तो या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दे या बार काउंसिल ऑफ जो प्रदेश हैं स्टेट को। यानी कि या तो आपका चूंकि अधिवक्ता अपने पेशे में, अपने प्रोफेशन में बार काउंसिल के अधीन है, अतः न्यायालय बार काउंसिल को आपका भेज सकता है लिखकर, ये याद रखना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वह देखा जाए, क्वेश्चन आपका टिप्पणी में ही ज़्यादातर बनता है
और वह आपका क्वेश्चन जो है 146 यानी कि विधि प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न का पूछा जाना। देखिए 146 पर टिप्पणी आ सकती है, इंटरव्यू में भी आपका पूछा जाता है। आपका 146 10 मिनट का है, केवल आपका एक पेज में समाहित हो जाएगा। 146 ये बताती हैं कि प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब किसी गवाह का जिरह होता है या प्रति परीक्षा होती है तो विधि पूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए, या आपका टिप्पणी में ही ज़्यादातर आएगा कि प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न पर आप कमेंट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो आपका जवाब रहेगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रति परीक्षा में विधि पूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कौन से प्रश्न विधि पूर्ण होंगे, कौन से प्रश्न विधि पूर्ण नहीं होंगे, यानी कि कौन से प्रश्न विधि पूर्ण होंगे, इसका प्रावधान 146 में किया गया है। इस धारा के परंतुक में आपका संशोधन भी किया गया है। आपका 2002 में संशोधन किया गया, फिर 2013 में और फिर 2018 में, यानी कि 3 बार संशोधन हो चुका है। क्यों हो चुका है? अब जब आप प्रोविजो पढ़िएगा तो कम से कम आपका उसको लिखना पड़ेगा कि क्या संशोधन हुआ है, पहली बार क्यों संशोधन हुआ, दूसरी बार क्यों हुआ और तीसरी बार क्यों हुआ। तो आपका बिहार एपीओ में आया भी था 146, आपका 2018 में एविडेंस की 21 धारा में संशोधन हुआ है, तो 146 के प्रोविजो में। अब देखिए मुख्य रूप से पहले 146 पढ़ाया जाए और जब हम प्रोविजो पर आएंगे तो वहाँ आपका इतिहास सहित थोड़ा बता देंगे। यानी कि जब भी लिखिएगा, एक गुरमीत सिंह का केस लिखिएगा, आपका बेस्या वाला, फिर आपका 2013 में 2005-2002 में हुआ, फिर आपका और भी लिखना पड़ेगा, तो परंतु कभी बाद में बताया जाएगा। पहले आपका 146 शुरू किया जाए, तब प्रोविजो हम बताएंगे। देखिए आपका, जबकि किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे एक तस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त, यानी कि ऊपर दिए गए धाराओं में प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिसकी टेंडेंसी, यानी कि जिसकी प्रवृत्ति, यानी कि जिसका नेचर क्या क्या जानने के लिए हो, उसकी सत्यवादिता परखने की है। यानी कि गवाह झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है, उसकी सत्यवादिता परखने के लिए जो भी उचित क्वेश्चन हो गवाह से जिरह में, यानी कि प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला याद रखें, कौन सा क्वेश्चन जो सत्यवादिता क्या हो परखने के लिए, यानी कि गवाह झूठ बोल रहा है कि सत्य। दूसरा देखिए, यह पता चलाने की कि वह कौन है और जीवन में उसकी क्या स्थिति है, यानी कि यह पता चलाने वाले प्रश्न कि वह कौन है, यानी कि क्या वह चोर है कि डकैत है कि लुटेरा है, और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वह अपना जीवन यापन कैसे करता है। तो इस विषय पर देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या तुम एक डकैत हो, लेकिन ये तब पूछा जाएगा जब इस क्वेश्चन को पूछने का उचित आधार क्या हो विद्यमान। तो आपका ये क्वेश्चन, यानी कि वह कौन है, यानी कि डकैत है कि चोर है कि लुटेरा है कि क्या है, और उसकी जीवन में क्या उसकी स्थिति है, यानी कि वह अपना जीवन कैसे चलाता है, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नहीं, पूछे जा सकते हैं।
तीसरा ही खंड महत्वपूर्ण है, उसके सील को दोष लगाकर, यानी कि उसके करेक्टर को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के उच्छन्न करता हो, या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो। उच्छन्न करता हो का मतलब ये हुआ कि कोई शास्ति, शास्ति मतलब जुर्माना या प्रतिकर लग जाएगा, या कोई समपहरण यानी कि उसकी संपत्ति क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अच्छे से पहले इतना देखिए, तीसरे की व्याख्या देखना है। किस प्रति परीक्षा में किसी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उसके सील को परदोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को परखने की है, यानी कि उसके करेक्टर को, यानी कि उसके सील पर अटैक करिए गवाह के और सील से संबंधित प्रश्न पूछिए ताकि उसकी विश्वसनीयता को कम किया जा सके, यानी कि न्यायालय में ये दिखाया जा सके कि हजूर ये जो गवाह हैं ये विश्वास के योग्य नहीं है। अब जहाँ तक सील का प्रश्न है, अब सील शब्द में क्या शामिल है, तो सील में ख्याति और स्वभाव दोनों शामिल हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी गवाह से प्रति परीक्षा में उसकी ख्याति के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में या करेक्टर के बारे में कहिए, दोनों मिलाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने का इरादा ये है कि इसकी विश्वसनीयता पर क्या किया जाए, अटैक किया जाए। भले ही ऐसे क्वेश्चनों का रूप ऐसा हो जो ऐसे गवाह को अपराध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फंसाते हो, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई शास्ति लगाते हो, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी कोई संपत्ति क्या करते हो, जब्त करते हो। ये आपका ये बेयर एक्ट हमने समझाया। प्रोविजो, पहले प्रोविजो का इतिहास देखा जाए और तब प्रोविजो हम लास्ट में आपका बताएंगे। पहले प्रोविजो का आपका इतिहास देखना पड़ता है और प्रोविजो लिखते समय अच्छे से लिखिएगा। देखिए, आपका पहला जो केस आप लिखेंगे वह गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य का, प्रोविजो पर ही केस लिखना है। गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में सन 2000 में आपका जस्टिस आदर्श सेन आनंद ने ये निर्णय आपका दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सन 2002 में परंतुक में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि किसी वेश्या से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता कि क्या वह अपना जीवन यापन वेश्यावृत्ति करके चलाती हैं, यानी कि क्या सामान्यतः वह अनैतिक चरित्र की महिला है और अपना जीवन यापन अनैतिक चरित्र का माने जीवन व्यतीत करते हुए चलाती हैं। आसान भाषा में ये हुआ कि क्या किसी वेश्या से जिसके प्रति दुराचार का अपराध किया गया है, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रति परीक्षा में, यदि वह गवाह के रूप में आई है कि क्या तुम्हारा पेशा या धंधा ये है कि वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन चलाती हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पूछने पर 2002 में क्या लगा दी गई, रोक। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग वकील साहब करते क्या थे कि किसी और दुराचार के मामलों में औरत के करेक्टर पर अटैक करते थे और कहते थे कि इस औरत की बातों पर विश्वास न किया जाए क्योंकि इसका करेक्टर ही ढीला है, यानी कि ये तो वेश्या है, इसका काम ही ये है
अतः फर्जी ये आरोप लगाई हैं और विश्वसनीयता को क्या करते थे उसकी कम। ये भी याद रखिएगा पहला। दूसरा मामला ये, दिल्ली का निर्भया कांड होता है और दिल्ली के निर्भया कांड में जो वकील अभियुक्तों के रहते हैं, मुख्य रूप से जिनका नाम उछलता है एपी सिंह है। और एपी सिंह आपका निर्भया के करेक्टर पर बार बार अटैक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये पूर्व लैंगिक अनुभव रखती है, अर्थात जो लड़का उसके साथ बस में था उस लड़के के साथ इसका शारीरिक पहले से रिलेशन था, यानी कि पूर्व लैंगिक अनुभव इसका है, अतः इसकी बातों पर विश्वास न किया जाए। यानी कि अब वेश्या वाला मामला हटा दीजिए, वो तो अब जोड़ ही दिया गया 2002 में। अब समस्या आया पूर्व लैंगिक अनुभव, और एपी सिंह बार बार ये क्वेश्चन कोर्ट ऑफ सेशन में परीक्षा माने बहस के दौरान ये क्वेश्चन उठा रहे थे। तत्पश्चात जस्टिस जेएस वर्मा की समिति की सिफारिश पर 2013 में ये धारा प्रतिस्थापित की गई, माने परंतु धारा नहीं परंतु प्रतिस्थापित किया गया। अब दो बातों पर क्वेश्चन बनाने पर रोक लगा दी गई। देखिए कौन, अभी बैरक शुरू नहीं किया गया, तो अभी इतिहास बताया जा रहा है। एक तो आपका वेश्या से, यानी कि ये नहीं पूछा जा सकता कि क्या तुम वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन चलाती हो, तुम कौन हो, कैसे जीवन चलाती हो। और पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में भी अब प्रति परीक्षा में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ आपका 53 धारा जोड़ी गई एविडेंस की 2013 में, और जो बल दुराचार की शिकार महिला है या प्रयत्न की शिकार दुराचार के, उसके करेक्टर पर अटैक करने के लिए क्रिमिनल मामलों में पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य विसंगत बना दिया गया। यानी कि करेक्टर के रूप में अब पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य भी पेश नहीं किया जा सकता। इसको जोड़ लीजिएगा। आपका 53 हल्का सा लिखते समय क्या करिए, दिखा दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तत्पश्चात 2018 का मामला आया। इसके पहले कठुआ कांड हुआ था जम्मू में, और आपका तत्पश्चात 2018 में चूंकि आईपीसी में कुछ नई नई धाराएं जोड़ी गई दुराचार से संबंधित, इसलिए इस परंतुक में भी आपका बदलाव क्या हो गया, जरूरी। तो अब 2018 में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। अब देखिए बैरेक की भाषा अब सही रहेगा आपका, इसलिए मैं फिर बता दूं, इसलिए 2018 में संशोधन करना पड़ा कि कुछ आईपीसी की नई धाराएं जोड़ी गई थी, और आपका इसलिए इसमें भी वे धाराएं दुराचार वाली जोड़नी क्या थी, आवश्यक। तो देखिए आपका क्या कहा गया है, देखिए बैरक, परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी या 376 ई के अधीन किसी अपराध के लिए या यानी कि दुराचार के मामले के लिए या ऐसे किसी अपराध के प्रयत्न के किसी अभियोजन में, यानी कि या तो दुराचार या दुराचार का क्या हुआ प्रयास के मुकदमे में माने अभियोजन में, जहां सम्मत का प्रश्न विवाद्य है, यानी कि क्या यह कार्य स्त्री की सम्मत से किया गया, इस बारे में क्या है, विवाद है। वहां पीड़िता की प्रति परीक्षा में, यानी कि जब पीड़िता यानी कि दुराचार की शिकार महिला कोर्ट में गवाही देने आती है और उसकी प्रति परीक्षा की जाती है, तो उस प्रति परीक्षा में कुछ क्वेश्चनों को पूछने पर पूरी तरह क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। तो कैसे कैसे क्वेश्चन देखिए। अब
उसके साधारण अनैतिक आचरण, ना तो लिख लीजिए, साधारण अनैतिक आचरण को ही वेश्यावृत्ति कहते हैं। यानी कि क्या वह वेश्यावृत्ति करके, माने क्या वह वेश्यावृत्ति करके अपना जीवन चलाती हैं, क्या वह वेश्या है, उसकी स्थिति क्या है जीवन में। तो साधारण अनैतिक आचरण के बारे में परीक्षा में बताइए, कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं? नहीं पूछा जा सकता। ये 2000 में केस आया गुरमीत कौर बनाम पंजाब राज्य का, वहीं से ये आपका अभी तक है। या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में, तो अभी हमने बताया जो पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ये प्रावधान है, ये 2013 में ही जोड़ा गया था और आपका 2013 में जेएस वर्मा समिति। तो पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणवत्ता साबित करने के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। परमिट किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाएगा, अनुज्ञेय नहीं होगा। मतलब कि वकील साहब ऐसे प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। तो कौन कौन प्रश्न पूछने पर दुराचार के मामले में रोक लगा दी गई है? तो एक तो आपका साधारण अनैतिक आचरण यानी कि वेश्या वाला, और दूसरा पूर्व लैंगिक अनुभव। तो पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा 146 के परंतुक में। और पूर्व लैंगिक अनुभव आपराधिक मामलों में साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये किस धारा में है? 53A। साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। एक धारा जुड़ी है, कौन सी? 53A। इस प्रकार आपका ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला देखिए, आगे उठाया जाए 154 और 155, ये आपका पूछा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 154-55 अभी आपका आगे बताया जाएगा। 159 आ जाइए, शुरू किया जाए। एक दो दिन बाद अभी ड्राफ्टिंग नहीं हो पाई है भाई, आपका ड्राफ्टिंग हो जाएगी तो 154-55 से क्वेश्चन बनता है। वहीं आपका सोमवार को तो लिखवाया जाएगा, मंगल या बुधवार तक हो सकता है तो हम पढ़ाएंगे। जो आपका अगला क्वेश्चन है कम से कम उसको निकाला जाए। ये यूपी में आ चुका है और हो सकता है बिहार में आ जाए। मेमोरी रिफ्रेश करना या स्मृति ताज़ा करने से आप क्या समझते हैं? और स्मृति ताज़ा करने के बाद, स्मृति ताज़ा करने से आप क्या समझते हैं? विपक्षी पक्षकार के अधिकारों का भी उल्लेख करिए। यानी कि मेमोरी रिफ्रेश आपको लिखना पड़ेगा। और जब कोई व्यक्ति मेमोरी रिफ्रेश करता है, अपनी स्मृति तरोताज़ा करता है, तो ऐसी दशा में विपक्षी पक्षकार को क्या राइट होगा? ये प्रयास करिए अच्छे से तैयार करके जाने का। तो देखिए आपका कैसे लिखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159, 160, 161 में स्मृति ताज़ा करना तथा विपक्ष स्मृति ताज़ा करना तथा विपक्षी पक्षकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह पहले तो सेक्शन याद रखिए कि कौन कौन सा सेक्शन ऐड करना है। तो 3 सेक्शन लिखना पड़ेगा, 159, 160 और तीसरा कौन सा? 161। इसके बाद भूमिका बांधिएगा। देखिए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पर ना आइएगा, पहले आप भूमिका बांधिएगा। कभी कभी यह होता है कि जो व्यक्ति कुछ बातें दस्तावेज में लिखा रहता है, लंबा समय हो जाने के कारण वह उसकी स्मृति खो जाती है। यानी कि उसे सामान्य भाषा में उसे याद नहीं रहता कि वह उस दस्तावेज में क्या बातें लिखा था। ऐसी दशा में जब वह उस मामले में
साक्ष्य देने आता है तो ऐसी दशा में वह न्यायालय से वह दस्तावेज की मांग कर सकेगा ताकि वह स्मृति ताज़ा कर सके। यानी कि ये भूमिका जरूर लिखिएगा कि फिर एक बार देखिए, कभी काल ये होता है कि कोई दस्तावेज में कोई बात व्यक्ति लिखा, वह कोर्ट में चली गई दस्तावेज, बहुत समय हो गया और उसे याद ही नहीं है कि हमने क्या लिखा था या मामला कब का है। तो इसके लिए वह ये डिमांड करता है न्यायालय से कि वह दस्तावेज हमें दिया जाए ताकि मैं स्मृति ताज़ा करके अपना बयान आपके समक्ष दे सकूं। इसके लिए प्रावधान 159 में है। तो प्रयास ये करिएगा कि 159 को अच्छे से बेरेक्ट तैयार रखिए। भूमिका 4 लाइन 5 लाइन बांध के और किस पर आ जाना है। शुरुआती दौर में सेक्शन भी दिखा दीजिएगा। भूमिका भी आपका भूमिका ही पहले लिखिएगा, फिर 1-2 लाइन में सेक्शन तीनों लिखिएगा, तब 159 पर डायरेक्ट आ जाएगा। केस ओस इसमें नहीं लिखना है, आपका भूमिका और सेक्शन ही लिखना है, केस ओस नहीं ज़्यादा। देखिए 159 स्मृति ताज़ा करना। कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात बनाया हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताज़ा था, अपनी स्मृति को ताज़ा कर सकेगा। तो आप तोड़ लीजिएगा बेरेट को। बेरेट को ये तोड़ना है कि कोई साक्षी जो परीक्षा के अधीन है निम्नलिखित दशाओं में अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका, अगर बेरेक्ट आप न लिखें तो आप 159 में एक लाइन लिखकर और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं। इससे ये रहेगा कि सभी जो बेरेक्ट की अलग अलग बातें हैं वो इंडिकेट होती रहेंगी अलग अलग। तो पहला लिखिएगा कि वह साक्षी अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है जिसने दस्तावेज को स्वयं बनाया था। स्वयं बनाया था मतलब कि उसे क्या किया था, स्वयं लिखा था। तो देखिए फिर बेरेक्ट की बातें, माने स्वयं दस्तावेज को स्वयं लिखने वाले व्यक्ति द्वारा, हेडिंग भी डाल सकते हैं, दस्तावेज को स्वयं लिखने वाले व्यक्ति द्वारा स्मृति ताज़ा करना। तो जो साक्षी दस्तावेज को स्वयं लिखा था वह उस दस्तावेज को देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है आपका, यानी कि पहला नियम है। लेकिन ये तब जबकि न्यायालय की राय में आपका कह सकते हैं कि वह संव्यवहार के आपका कुछ समय बाद ही लिखे गए हो और न्यायालय की राय में आपका कह सकते हैं कि जब वह लिखा था, माने वह बातें लिखा था, वह जो घटना थी या जो संव्यवहार था उसे याद था, यानी कि उसकी स्मृति में था। यानी कि ए ने किसी घटना के बारे में किसी दस्तावेज पर लिखा है, ये गवाह के रूप में आया है, वह दस्तावेज न्यायालय में है, ये मांग कर सकता है कि जो वह दस्तावेज हमें दिया जाए ताकि दस्तावेज देखकर मैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लूं। लेकिन ये तब जब न्यायालय को लगता है कि संव्यवहार के कुछ समय बाद ही ये दस्तावेज बनाया था और जिस समय ये दस्तावेज बनाया था उस समय संव्यवहार उसके स्मृति में था, यानी कि वह घटना के बारे में, उस घटना के बारे में आपका भूला नहीं था, बल्कि घटना के बारे में उसे बातें क्या थी याद थी, उस समय वह क्या किया था घटना के बारे में लिखा था।
सबसे उत्तम उदाहरण आपका सीडी होता है, केस डायरी होती है। जैसे आईओ केस डायरी का मने लिखता है, तो जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जब केस डायरी न्यायालय में जमा हो गई हो सील बंद करके जो सीडी है, तो आईओ मांग सकता है कि हमें सीडी दिखाया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 10 साल बाद हम आए हैं और क्या लिखे थे उस समय, हम क्या हुए हैं भूल गए हैं। जब घटना हुई थी उस समय याद था और उसी समय हमने कि कहाँ ये बातें लिखी थी केस डायरी में, लेकिन अब हम भूल गए हैं। भाई रोज आपका 50 काम है दरोगा जी को, तो ऐसे ही भूल जाएंगे। अतः ऐसी दशा में हमें वह दस्तावेज या सीडी दिखाई जाए ताकि हम स्मृति अपनी क्या कर लें, ताज़ा। तो पहला याद रखिए, कौन ताज़ा कर सकता है, किसे देखकर, तो कोई गवाह ताज़ा करेगा किस दस्तावेज को देखकर जिसकी रचना उसने स्वयं की है। लेकिन एक बात और, भाई संव्यवहार के बहुत देर बाद न किया हो, शीघ्रतम किया हो पश्चात, और न्यायालय की राय में जब वह लिखा था तो संव्यवहार उसके क्या था, दिमाग में, यानी कि उसे तरोताज़ा था, यानी कि याद था। दूसरा देखिए, आपका दूसरा ये लिख सकते हैं, आपका कह सकते हैं कि आपका साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों के द्वारा निर्मित दस्तावेज को देखकर स्मृति ताज़ा करना। हेडिंग डाल सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित दस्तावेज को देखकर स्मृति ताज़ा करना। अब देखिए इसकी व्याख्या, कोई गवाह अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखे हुए दस्तावेज को देखकर भी अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि वह दस्तावेज उसने पढ़ा हो, नहीं आपका उसने पढ़ा हो और उसकी राय में, यानी कि वह जानता हो कि उस दस्तावेज में लिखी गई बातें सत्य थी कि झूठ थी, सत्य थी। यानी कि आपका वह सही होना जानता था आपका। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने कोई दस्तावेज तैयार किया था और बी उसको पढ़ा था, तो पढ़ा था का मतलब ये हुआ था, यानी कि भी पढ़ा था उपयुक्त समय के भीतर, पढ़ा था का मतलब ये हुआ है कि, यानी कि इसका मतलब कि जो अनपढ़ व्यक्ति हैं इस धारा के तहत एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि वह पढ़ ही नहीं सकता बातों को, तो कैसे देगा। भाई अनपढ़ जो व्यक्ति हैं वह दस्तावेज को पढ़ ही नहीं सकता, क्या लिखा गया है अक्षरों को, और स्वयं पढ़ा था, दूसरे से नहीं बल्कि स्वयं क्या किया हो, पढ़ा हो, और वो उससे ये इस बात का नॉलेज है कि जो बातें लिखी गई हैं सत्य हैं कि झूठ हैं, सत्य हैं। तो ऐसी दशा में वह भी आकर उस बारे में गवाही दे सकता है। सबसे अच्छा के डायरी का ही उदाहरण है। के डायरी सब इंस्पेक्टर ने लिखा, उसने लिखकर इंस्पेक्टर को भेजा, इंस्पेक्टर ने के डायरी को पढ़ा और तब न्यायालय में भेजा। तो अगर इंस्पेक्टर साहब को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो के डायरी तो सब इंस्पेक्टर ने तैयार किया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने उसे पढ़ा था और उन्हें ज्ञात था कि सब इंस्पेक्टर ने जो बातें लिखी हैं वह क्या है, सत्य हैं, तो वह स्मृति ताज़ा कर सकते हैं कि नहीं, भले ही सब इंस्पेक्टर ने वह लिखा हो के डायरी, कर सकते हैं। तीसरा अगला देखिए, साक्षी अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा,
यानी कि मूल कॉपी नहीं, फोटोस्टेट कॉपी देखकर स्मृति ताज़ा करिए। तो जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताज़ा कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को भी देख सकेगा। इसका एक मतलब निकला कि सामान्यतः मूल दस्तावेज देखकर ही स्मृति ताज़ा की जानी चाहिए, लेकिन अगर न्यायालय अनुज्ञा दे देता है तो मूल दस्तावेज की प्रतिलिपि को देखकर भी स्मृति ताज़ा की जा सकती है, लेकिन किसकी परमिशन से, सतर्क रहिएगा न्यायालय के। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम यह है कि स्मृति ताज़ा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर की जानी चाहिए, मूल दस्तावेज देखकर की जानी चाहिए, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर न्यायालय अनुज्ञा दे देता है तो स्मृति ताज़ा कैसे की जा सकती है? उस दस्तावेज की क्या देखकर? प्रतिलिपि। अपनी भाषा में बताया गया, जो एक लाइन लिखा है। इसके बाद आ जाइए एक्सपर्ट आपका देखिए, परंतु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए सफिशिएंट रीजन थे, यानी कि लेकिन न्यायालय प्रतिलिपि को देखकर स्मृति ताज़ा करने की परमिशन तभी दे सकता है जब न्यायालय की राय में मूल को न्यायालय में पेश न करने का उचित कारण था। यानी कि पर्याप्त कारण का मतलब क्या हुआ? उचित कारण। इसके बाद आपका विशेषज्ञ पर आता है कि अगर एक्सपर्ट हैं तो क्या अपनी वृत्तिक पुस्तकों को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो एक्सपर्ट कौन होगा? आपका धारा 45 मुख्य रूप से बताती है कि 5 विषयों पर जो विशेष कुशल व्यक्ति हैं वह विशेषज्ञ कहलाएंगे। अगर ये विशेषज्ञ आए हैं गवाही देने, तो गवाही देने से पहले अपनी मेमोरी, आपका किताबें देखकर, यानी कि पुस्तकों को देखकर कह सकते हैं कि रिफ्रेश कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार 159 समाप्त हुई। अब दो धाराएं हैं आपका 160। 160 बस एक लाइन जानना है कि जो व्यक्ति 159 में आपका मेमोरी रिफ्रेश किया है, अपनी स्मृति ताज़ा किया है, वह व्यक्ति स्मृति ताज़ा करने के बाद उस विषय पर अपना साक्ष्य दे सकेगा। यानी कि जो पढ़ा दस्तावेज में, क्या वह बता सकेगा कि नहीं कोर्ट में? बता सकेगा। तो एक लाइन देखिए, धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। तो कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में जैसी धारा 159 में वर्णित है वर्णित तथ्यों का, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण न हो। भाई स्मरण नहीं है तभी तो स्मृति ताज़ा कर रहा है, और किस लिए कर रहा है? स्मरण न हो परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि उसे यकीन है कि वे बातें दस्तावेज में सही सही लिखी गई हैं कि गलत गलत। क्या विश्वास हो? सही सही। तो उसे लगता है कि जो दस्तावेज देखकर हमने अपना स्मरण हमें नहीं था स्मृति ताज़ा किए हैं, इस दस्तावेज में लिखी गई बातें सही सही हैं, तो उस बातों के बारे में वह न्यायालय में क्या दे सकता है? साक्ष्य दे सकता है। तो एक धारा कौन हो गई? 160। अब विपक्षी का अधिकार देखिए, आपका 161 ही थोड़ा अच्छे से जानना है। स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, यानी कि विपक्षी पक्षकार का क्या अधिकार होगा? तो विपक्षी पक्षकार को यह अधिकार होगा कि आपका जितने दस्तावेज के जितने भाग को देखकर स्मृति गवाह ने स्मृति ताज़ा की है, अब विपक्षी दस्तावेज के उतने भाग को देखने का हकदार होगा। यानी कि अगर दरोगा जी ने
10 पेज देखकर स्मृति ताज़ा की है, तो अब अभियुक्त को भी ये हक होगा कि वह उन 10 पेजों को क्या करे, देख सके। और विपक्षी को ऐसे गवाह की परीक्षा का भी अधिकार होगा। यानी कि उदाहरण के रूप में दरोगा जी मुख्य परीक्षा दिए स्मृति ताज़ा करके, तो अभियुक्त का वकील दरोगा जी का अब क्या कर सकेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि जीरा। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, और यदि वह उसकी अपेक्षा करे। इसके बाद आपका परीक्षा तो हो ही गया दोनों आपका। फिर एक बार देखिए, विपक्षी को क्या अधिकार होगा। 161 दो अधिकार हैं। जितने भाग को देखकर, अपनी भाषा में इसको लिखिएगा, जितने भाग को देखकर किसी गवाह ने दस्तावेज के जितने भाग को देखकर अपनी स्मृति ताज़ा की है, विपक्षी को दस्तावेज के उतने भाग को देखने का अधिकार होगा। और विपक्षी माने केवल अधिकार ही नहीं होगा, और विपक्षी ऐसे गवाह की क्या करने का हक रखेगा, प्रति परीक्षा। तो दो अधिकार याद रखिए, जितना दरोगा जी देखे हैं सीडी का उतना भाग अभियुक्त अब देखने का हकदार होगा। और अभियुक्त का अधिवक्ता या अभियुक्त दरोगा जी की क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह या प्रति परीक्षा का भी क्या रखेगा, अधिकार। इस प्रकार जो मेमोरी रिफ्रेश का मामला था आपका समाप्त हुआ। तो कल क्लास भाई एक्स्ट्रा लगी है, आप 4:30 बजे से क्लास चलेगी, और पास कोर्स एक्ट केवल चलेगा। कल हर हाल में समाप्त कर देना है। 6-7 क्वेश्चन है, नोट्स हैं, बस लेक्चर दे देना है, ताकि भाई आपका माइनर भी इस माह के लास्ट तक हर हाल में निकल जाए। कल 3 हो जाएगा तो 3 माइनर और बचेगा। ये किनको नोट्स नहीं मिला है भाई, पास कोर्स एक्ट का भी 3-4 लोग